वैसे करते हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। अच्छा, अभी तक दो रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे। एक तो जो हमने डिराइव किया था, P इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, m मास ऑफ मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, VRMS स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये टोटल वॉल्यूम। और एक दूसरा रिजल्ट हमने देखा था, आइडियल गैस इक्वेशन, ये एक्सपेरिमेंट के बेस पे निकली है, डिराइव नहीं हुई है। PV इज इक्वल टू nRT। ये दो रिजल्ट्स तो अपन देख चुके हैं, n नंबर ऑफ मोल्स होता था। अच्छा, अब हमको आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। हमने आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को मॉडल कैसे किया था, मतलब मॉलिक्यूल को कैसे इमेजिन किया था कि जैसे इसमें चेंबर में शो किया हुआ है, पॉइंट मास है ना, एक छोटा सा पॉइंट मास है। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो ना तो रोटेट कर सकता है, ठीक है, और ना ही ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकता है। तो इसमें ना तो रोटेशनल एनर्जी हो सकती है ना, रोटेशनल एनर्जी नहीं है इसमें, और वाइब्रेशनल एनर्जी भी नहीं, ठीक है। जैसे हमने जब लीनियर मोशन किया था, तो कोई भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती थी वो हम करते थे भाई हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, और तो कोई तरह से काइनेटिक एनर्जी होती नहीं थी। पर जब हमने रोटेशनल डायनेमिक्स किया तो फिर हमने देखा कि भाई यदि कोई बॉडी है वो रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट हो जाते थे। एक तो मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, है ना, ये तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती थी हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी दो पार्ट में टूट गई थी। पर चूंकि यहाँ पे पॉइंट मास है मॉलिक्यूल का, क्योंकि इसी तरह से हमने उसको मॉडल किया है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है नहीं उसमें, वाइब्रेशनल है नहीं, क्योंकि वो तो पॉइंट मास है। जैसे है ना, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी किस तरह के उसमें होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी, जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो इस तरह का डंबल टाइप का मॉलिक्यूल है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे कि और जो तरह की जो एनर्जीज होती हैं वो किस तरह से स्टोर्ड होती है मॉलिक्यूल में। बट अभी जो है वो हम आइडियल गैस में जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है और इसी फॉर्म में स्टोर होती है और किसी फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकती, तो उसको निकालते हैं। तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, हाफ मास ऑफ मॉलिक्यूल वेलोसिटी VRMS स्क्वायर, ठीक है। इसको यदि है ना, यहाँ पे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को मैनिपुलेट करके हम इसको लिख सकते हैं 3/2 PV/N। अच्छा, अब आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, 3nRT/2n, ठीक है। इसमें n क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये तो हमने देखा था, ठीक है, कि भाई जितने मोल्स जो होंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है। तो इसमें डाल देते हैं, तो ये क्या हो गया, 3nRT/2n इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो n तो कैंसिल हो गया, और तो ये हो गया 3/2 R/Na इंटू टी, और ये क्या होता था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था 3/2 kT। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल mVRMS स्क्वायर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, इसमें देखने वाली चीज ये है कि ये 3/2 kT जो है वो मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यदि ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस आपकी, और कोई भी है ना, हाइड्रोजन गैस, यदि सेम टेम्परेचर पे है, सपोज 300 डिग्री केल्विन पे है तीनों की तीनों,
तो इन तीनों केसेस में इनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। मास बढ़ जाएगा तो Vrms कम हो जाएगा, पर 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली। अच्छा, अब यदि 1 मोल है गैस की, उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है वो हमको निकालनी हो, है तो काइनेटिक एनर्जी इन 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है Rms², इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/2 m V_Rms², जहां पे m क्या हो गया, m हो गया मोलर मास ऑफ गैस। ठीक, और मोलर मास क्या होता था ये अपन देख चुके हैं, जैसे ऑक्सीजन के केस में है ना, मोलर मास क्या हुआ 32। बेसिकली इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ग्राम्स में हमने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास में क्या डिफरेंस था वो हम पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं, पर इसमें है ना, तो ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होगा 32 ग्राम्स, मोलर मास हर बार ग्राम्स में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या होगा 28 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोल ऑफ गैस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 एवोगैड्रो नंबर K इंटू T। यहाँ पे हमने है ना एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, थोड़ी जगह बना लेते हैं, ये कितना हो गया 3/2 RT काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अच्छा, इसमें जो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये आइडियल गैस के लिए। ठीक है, आइडियल गैस के लिए जिसमें एनर्जी किसमें स्टोर हो रही है, कैसे स्टोर हो रही है, केवल एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसी फॉर्म में स्टोर हो रही है, कोई रोटेशन नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल आइडियल गैस का क्या है 3/2 RT। अच्छा, इसमें देखने लायक चीज ये है, ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है ना, प्रेशर वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है कि नहीं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर वॉल्यूम पे, कोई भी एक पर्टिकुलर P1 V1 प्रेशर वॉल्यूम से, सपोज इस प्रेशर वॉल्यूम का टेम्परेचर जो है वो T आता है। ठीक है, हमने कोई गैस ली, T आ गया, अब उसके बाद में T कांस्टेंट रख करके हम प्रेशर वॉल्यूम को कितना भी चेंज करते रहें, है ना, जब तक टेम्परेचर सेम है तब तक काइनेटिक एनर्जी पर मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करें जरा।